नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी सी प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा EVS पेडागोजी की थर्ड क्लास है। 5 क्लास टोटल होंगी, उसके अंदर से तीसरी क्लास है। इसके अंदर हम बात करेंगे आज स्किल्स के बारे में। कुछ कौशल होते हैं हमारे जो हमारे EVS के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। 14 पेपर के अंदर 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, और इसके बेसिस पे एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा हमें 14 क्वेश्चंस के हिसाब से, लेकिन इसके बेसिस पे ही बाकी सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। तो ये इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्किल के बारे में। देखिए, एक चीज़ और बताऊंगा, इसके अंदर जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जैसे रूट ऑफ अदर स्किल और ये सारी चीज़ें, ये कहीं से डेफिनेशन कॉपी नहीं की हुई है। ये मैंने आपको समझाने के लिए खुद के वर्डिंग है मेरे ये। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि सारे स्किल्स की रूट कौन सी होता है, कौन सा कौशल जड़ होती है। तो क्योंकि ये तो मेरे खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, खुद की लैंग्वेज मैंने आपको समझाने के लिए कर रखी है जो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले अवलोकन के बारे में। अवलोकन कौशल, देखिए अवलोकन क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को खुली आंखों से देखते हैं तो वो होता है अवलोकन। यानी कि जब हम हमारे सामने कोई चीज़ होती है तो उसको कहते हैं अवलोकन। ठीक है, तो अब ये और कौशलों की जड़ है, मतलब कि और कौशल कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ज़्यादातर कौशल इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। आप कोई भी चीज़ आगे किसी भी कौशल का यूज़ करेंगे तो आपको अवलोकन करना तो देखना तो पड़ेगा ही ना चीज़ों को। तो ये इस वजह से ये और कौशलों की जड़ कह रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो जब हम पर्यावरण को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, नक्शे को देखते हैं, डाटा को देखते हैं, लास्ट क्लास के अंदर बात हुई थी ना हमारी, जब हम डाटा को देख रहे थे, डाटा को हमने देखा, एनालाइज किया, तो हम उसका अवलोकन कर रहे थे। ठीक है, तो वही हमारा अवलोकन होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट स्किल है। ठीक है, आपको कह देंगे कि कोई चीज़ देखो, आपको कोई देखनी है, क्वेश्चन किस तरह का आएगा इसके अंदर। पेडागोजी के अंदर, EVS पेडागोजी के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से टीचर ये कर रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सी चीज़ वो बच्चों के अंदर बढ़ाना चाह रहा है। वो बच्चों को दिखाने के लिए ले गया, ठीक है, जानवर दिखाने के लिए ले गया, तो बताओ इसमें वो क्या कर रहा है, वो उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशनल स्किल है कि बच्चे वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करें। फिर आपकी आती है रिकॉर्डिंग। अब देखिए रिकॉर्डिंग क्या होती है। जो आपने चीज़ ऑब्जर्व कर ली या कोई चीज़ आपने निष्कर्ष निकाल लिया, वो सारा आपका होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या है, जब आप ये डाटा को संग्रह करता है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, जब आपने कोई चीज़ देख ली तो उसको लिखित रूप में आप जब बदलेंगे ना, हमारे विचार, भावनाएं या अवलोकन का रूपांतरण लिखित रूप में, वो आपका रिकॉर्डिंग होता है। समझ में आ गया। रिटर्न फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको, या फिर अपना जो निष्कर्ष वगैरह जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, तो उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होना चाहिए, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए भाई। रिटर्न फॉर्म में होगा तो वो रिकॉर्डिंग होगा। समझ लेना इस चीज़ को, रिटर्न फॉर्म में होगा तभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन, व्हेन वी सेग्रीगेट और आइडेंटिफाई एनीथिंग और सम बेसिस इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण क्या होता है भाई। वर्गीकरण देखिए, जब हम किसी भी आधार पर चीज़ों को अलग अलग बांट सकते हैं ना, अगर बच्चे को बांटना आ गया तो वो वर्गीकरण कर पा रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो बचपन में जब मम्मी बर्तन वगैरह धोती थी तो सूखे बर्तन फिर मेरे को जचाने के लिए दे देती थी, किचन में जचा के आ। तो कटोरी एक तरफ, कटोरियों के साथ एक तरफ चम्मचें लटकी हुई है, दूसरी तरफ इसी तरह से जो बड़े कटोरे हैं वो अलग रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वो मैं क्या करता था उस टाइम पे, वर्गीकरण करता था। इसी तरह से आप लोग भी कुछ ना कुछ इस तरह का करते होंगे। तो ये सब वर्गीकरण होता है हमारा। ठीक है, कि सेम चीज़ें किसी एक आधार पर जो आपको सेम चीज़ें लग रही हैं वो आपने एक जगह रख ली, दूसरी चीज़ें दूसरी जगह रख ली। अब आपको क्या कहेंगे, अब टीचर ये कहेगा, आप देखो टीचर मान लो ये कह रहा है आपको कि अब यहाँ से छाट के आपको पक्षी और जानवरों के नाम लिखो। तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, पक्षी और जानवरों के जो नाम लिख रहे हो ना, वो रिकॉर्डिंग भी है, समझ लो।
उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके ऑब्जर्व किया आपने, ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको वर्गीकरण कर रहे हो, ठीक है, वर्गीकरण करोगे, वर्गीकरण आपने दिमाग में कर दिया, कैसे किया वर्गीकरण कि अच्छा जानवर ये हैं, जानवर के नाम आपने ये लिख लिए, तो क्या हो रहा है, आप उस वर्गीकरण का रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अब रिकॉर्डिंग मैंने बताया था आपका अलग अलग तरह से हो सकती है, एक तो आपका ऑब्जर्वेशन, जो भी चीज आप देख रहे हो वही रिकॉर्ड कर रहे हो, एक आप वर्गीकरण का रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि आप कह दिया कि 5 फलों के नाम लिखो, ठीक है, या जानवरों के नाम लिखो, ये चीजें हैं। इसी तरह से आपको कह दिया कि क्लास में बताओ क्या क्या आपके हरा क्या क्या है, ठीक है, तो आप अब उसको लिखने लग गए, तो आप उसको जो आपने क्लासीफाई किया है ना, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं। अब ये वर्गीकरण जो होता है ना, ये आपका लिखित भी हो सकता है, ये मौखिक भी हो सकता है, ये आप बोल भी सकते हैं मुंह से और आप लिख भी सकते हैं। जब लिखित तो होगा तो ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा वो वर्गीकरण ही, समझ आ गया, होगा वो वर्गीकरण ही। चलिए, क्योंकि मैंने बताया ना रिकॉर्डिंग तो क्या क्या होता है, रिकॉर्डिंग बस लिखना आपका रिकॉर्डिंग होता है किसी भी चीज को। आगे आ गया प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है भाई, प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी। कोई भी चीज जो हो सकती है उसके बारे में पहले से सोच लेना, वो हमारी भविष्यवाणी होती है। कोई भी हम प्रिडिक्ट कर लें, आज बारिश होने वाली है, होगी, या ये सारी चीजें होंगी, तो वो हमारा प्रिडिक्शन होती है। दूसरी चीज होती है परिकल्पना। परिकल्पना होती है हाइपोथेसिस बनाते हैं जब हमको किसी चीज की, तो वो होती है हमारी परिकल्पना। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, या ये सारी चीजें होती है, उसके अंदर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उसके बेस पे करते हैं। अब ये हाइपोथेसिस, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ना, हमारा हर जगह यूज किया जाता है। जब आपका इन्वेस्टिगेशन होते हैं, पुलिस भी इसको यूज करती है, छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम पे भी इसको यूज करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। ये एक तरह की भविष्यवाणी ही है, ये एक तरह की भविष्यवाणी ही है। लेकिन ये भविष्यवाणी किस लिए की जाती है, ये कोई सॉल्यूशन करने के लिए की जाती है। उस भविष्यवाणी को फिर हम जब चेक करते हैं तो वो हमारी हाइपोथेसिस हो जाती है, ठीक है। उनको हम चेक करते हैं किसी चीज को सोल्व करने के लिए, वो भविष्यवाणी ही हमारी परिकल्पना है, ठीक है। अब प्रिडिक्शन और सपोजिशन और एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे पास में रिसोर्सेज है उसके आधार पर अगर हमने कोई भविष्यवाणी कर दी और उसका फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना उस चीज को, तो वो हमारी हाइपोथेसिस है। फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कैसे, कि मान लो एक बच्चे ने कोई मॉडल बनाया। मॉडल बनाया कैसा कि सेल एक सेल है, सेल के अंदर स्विच सेल है, एक सर्किट टाइप बना दिया, ठीक है। सर्किट आपको पता होगा कि छोटे बच्चे जब बनाते हैं कि सेल हो गया, सेल के बाद में स्विच होता है, स्विच के बाद में बल्ब लगा होता है, तो उससे वो जलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब उसने बना लिया, वो सुबह उठा, सुबह उठ के उसने देखा कि अब ये जल नहीं रहा है, ठीक है, पहले जल रहा था अब ये जल नहीं रहा है। तो अब उसके दिमाग में अब वो कहेगा इसको ठीक करना है मुझे, तो अब उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो हाइपोथेसिस बनाएगा, वो अनुमान लगाएगा, ठीक है। तो जो अनुमान लगाना होता है वही हमारा हाइपोथेसिस होता है। अब वो अनुमान क्या लगाएगा, या तो मेरा सेल खराब हो गया है, या मेरा कहीं ना कहीं बल्ब फ्यूज हो सकता है, या मेरा स्विच खराब हो गया है, 3 चीज़ें। उसके बाद में वो इन तीनों चीज़ों को चेक करेगा। एक बार सेल बदल के देखेगा, सेल ठीक है, ठीक है, दूसरा सेल देखेगा तब भी नहीं जला, इसका मतलब सेल में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बल्ब बदल के देखोगे, फिर स्विच बदल के देखोगे, इस तरह से वो चेक करेगा। तो ये हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या होती है हाइपोथेसिस। अब आपको एग्जाम्पल मिलेंगे अलग अलग, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिन्होंने भैया पेड नोट्स ले रखे हैं उनको तो मैं क्वेश्चन दे ही दूंगा। आप जो प्रीवियस ईयर में हमारे आए हैं, जो 14 क्वेश्चन आए हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं ले रखे, आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर स्किल्स की बात करी होगी। एक आता है इन्फ्रेंस। देखिए इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस होता है आपका अनुमान लगाना। अनुमान लगाना या फिर आप, मैं कहूँगा निष्कर्ष, इसको मैं सही वर्ड अगर करूँ तो इसका निष्कर्ष होता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, अब ये देखिए, जब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी कि एक पेट्रोल वगैरह की बात थी। जब हमने कुछ ऑब्जर्व किया था कि पेट्रोल की कीमत कम है और उसकी ज़्यादा है, तो उसके बाद में हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि अच्छा इस वजह से डीजल की कीमतें कम हैं, इसी वजह से हमारा कहीं ना कहीं
लोग डीजल की वाहन ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि डीजल की कीमतें कम है और उनको डीजल सस्ता पड़ता है, तो डीजल से चलने वाले वाहन ज़्यादा खरीदेंगे। तो वो हमने एक अनुमान लगाया था, वो एक निष्कर्ष निकाला था। ये ऑब्जर्वेशन से हटके होता है ये, ठीक है। हमने जो अवलोकन किया ना, उसके बाद में जो हमारे दिमाग में जो चिंतन चला है, ठीक है, द फाइनल आइडिया विच वी मेड बाई ओन, ये हमारे ऊपर होता है ये चीज़। हर बंदे का एक इन्फ्रेंस एक अलग होता है, आपका अलग होगा किसी चीज़ से रिलेटेड, आपके फ्रेंड का अलग होगा, आपके मम्मी का अलग होगा, आपके पापा का अलग होगा। हर कोई बंदा अपने दृष्टिकोण से हर चीज़ को अलग तरह से देखता है। तो जब वो अपने दृष्टिकोण से कोई चीज़ बताता है तो उसको इन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्शन एंड हाइपोथेसिस के हिसाब से वो जब अपना देता है तो उसको निष्कर्ष देता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंस, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग। देखिए, क्वेश्चनिंग और इंक्वायरिंग होता है आपका प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना क्या होता है कि जब हम कुछ जानना चाह रहे हैं ना, उसके बेस पे हम कुछ चीज़ पूछते हैं तो वो हमारा पूछताछ करना होता है। हिंदी में तो भैया ये बहुत सिंपल हो गया क्योंकि हिंदी में सेम ही है, पूछना ही एक वर्ड है, लेकिन इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे इसको तो इंग्लिश के अंदर आपका क्वेश्चनिंग आ गया, आस्क आ गया, इस तरह से दो अलग अलग वर्ड आ जाते हैं। तो अब देखिए, ये आपका रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब टीचर कहेगा, टीचर ने मान लो बच्चों को कह दिया कि क्वेश्चन पूछो, ठीक है, इस चीज़ को लेके आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, और फिर पूछ लिया बताओ इससे टीचर कौन सी स्किल इंप्रूव करना चाह रही है बच्चों की। तो वो यही होगा कि वो क्वेश्चनिंग स्किल बच्चों की इंप्रूव करना चाह रही है, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर आपका आता है एनालिसिस। एनालिसिस आपका क्या होता है, देखिए, एक होता है एनालिसिस, एक होता है सिंथेसिस। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी आपका कहीं ना कहीं पांचवा और छठा पार्ट होता है, चौथा और पांचवा पार्ट होता है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आई होप आप सबको पता होगी, नहीं पता होगी तो बता दूंगा, सीटेट में इतने लेवल पे नहीं आती, लेकिन केवी के लिए और D++ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या और भी अलग टेट एग्जाम के लिए, तो उनके बारे में मैं बात कर लूँगा। अभी हम सीटेट के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी बस इन्हीं के बारे में बात करेंगे, विश्लेषण और संश्लेषण। जब हम किसी चीज़ को ध्यान से उसका अवलोकन करते हैं ना, किसी चीज़ का हमने बहुत ध्यान से अवलोकन किया और उस चीज़ को ध्यान से देखा कि ये चीज़ है क्या, तो हम उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। हम इस चीज़ को बारीक तरह से देखते हैं, हम उसको तोड़ते हैं चीज़ों को छोटे छोटे रूप में, तो हम उसका अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम कोई मान लो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एनालिसिस होता है। अच्छा, ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। किसी चीज़ की डिस्कवरी करना, किसी चीज़ की खोज करना, वो भी कहीं ना कहीं विश्लेषण है। जो पहले से था, आपने बस ध्यान दिया और आपने उसको निकाल लिया, तो वो सारा आपका विश्लेषण होता है। ये प्योरली बेस्ड ऑन अवलोकन, ये हमारे अवलोकन कौशल पर आधारित है पूरी तरह, ठीक है। इसी तरह से हमारा संश्लेषण होता है। संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, जब आपके पास में अब आपने अवलोकन कर लिया दो अलग अलग चीज़ों का, अब इन दो अलग अलग चीज़ों से अब आप जब एक नई चीज़ बनाते हैं, ये आपका सिंथेसिस हो जाता है, संश्लेषण हो जाता है ये आपका। मतलब जब आप इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है खोज, एक होता है आविष्कार। तो जो आविष्कार है वो कहीं ना कहीं सिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। एक आपका होता है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन कहीं ना कहीं जब आप कोई नई चीज़ बनाएंगे तो वो आपका सिंथेसिस से रिलेटेड है। और डिस्कवरी जब आपने पहले से थी वो, लेकिन किसी को पता नहीं थी, आपने जब बता दी, तो वो एनालिसिस होगा आपका, वो बेस होता है एनालिसिस का। और सिंथेसिस होता है जब हम अपनी क्रिएटिविटी से कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो वो हमारा सिंथेसिस होता है। तो अब देखिए, बच्चों को अगर हम कहेंगे इसके अंदर से देख के बताओ क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है, तो हम वहाँ बच्चों को क्या करवा रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करूँगा सिंथेसिस की, तो मैं कहूँगा चलो आप एक डायग्राम बना के दिखाओ या एक नई चीज़ बना के दिखाओ। तो उसके अंदर टीचर क्या चाह रही है, उनसे सिंथेसिस स्किल उनकी इंप्रूव करना चाह रही है। समझ आ गया। अब देखो भाई, थिंकिंग स्किल क्या है, चिंतन या मनन कौशल आपका, अगर मैं बताऊं, ये होता है चिंतन या मनन कौशल। इसके अंदर आपकी जितनी भी चीज़ें थी, जिसके अंदर आपकी
दिमाग आपका यूज हुआ वर्गीकरण करते समय, भविष्यवाणी करते समय, परिकल्पना, अनुमान, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सारे कौशल कहीं ना कहीं थिंकिंग के पार्ट थे। ठीक है, ये सारे कौशल किसके पार्ट थे? थिंकिंग के पार्ट थे। समझ आ गया? थिंकिंग क्या होती है? जब हम बियॉन्ड द जो हम देख रहे हैं ना, उसके बियॉन्ड जाके सोचते हैं चीज़ों को, तो वो हमारा कहीं ना कहीं थिंकिंग होता है। आपको एक चीज़ बताई ना, एक होता है कंक्रीट थिंकिंग, होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो आपके सामने है उसके बारे में कुछ सोचना, आप कुछ सोच रहे हो, देखो सामने आपने कुछ देख लिया तो वो तो आपका है ऑब्जर्वेशन। अब उस जो चीज़ आपने देख ली वो उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो आपकी थिंकिंग है। वो कौन सी थिंकिंग है? कंक्रीट थिंकिंग है। लेकिन जब आपके सामने कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, मूर्त चिंतन है वो आपका, लेकिन जब आपके सामने कोई चीज़ नहीं है तो वो अमूर्त चिंतन हो जाता है, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। तो ये थिंकिंग जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थिंकिंग के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब आपका आता है स्किल ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम अपनी चीज़ दूसरे बंदे को बता पाएंगे वो हमारा होगा स्किल ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये हम दो चीज़ों से बता सकते हैं, या तो हम बोल के बता सकते हैं या लिख के बता सकते हैं। ठीक है, जब हम लिख के बताएंगे तो आपका कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें आ जाता है। आपका लिख के आप कैसे भी बता सकते हैं, आप अपना इन्फ्रेंस दे सकते हैं, आप अपना निष्कर्ष दे सकता है, लिख के हो सकता है। लेकिन जब हम बोल के बताएंगे तो वो हमारा स्किल ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है। स्किल ऑफ एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं जो हम बोल के सॉरी स्पीकिंग स्किल होती है, वो हमारी स्पीकिंग स्किल होती है। ठीक है, और इसको बढ़ाने के लिए टीचर क्या करता है? इसको बढ़ाने के लिए टीचर डिबेट करवाता है बच्चों के अंदर, डिबेट करवाता है, या फिर आपकी अलग अलग तरह की आपकी चर्चा करवाता है। चर्चा हो गई, डिबेट हो गई, ये सारी चीज़ें आपका किसका पार्ट है? जब बच्चा टीचर उनके अंदर अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ावा देना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए लास्ट है हमारा भैया नक्शा। ठीक है, नक्शे का कौशल या मैपिंग स्किल मैं आपको बताऊं तो ये क्या चीज़ होता है, समझो इस चीज़ को। देखिए इसके तीन मुख्य घटक हैं मैपिंग के। अगर आपको मैपिंग स्किल किसी बच्चे की ज़्यादा अच्छी करनी है तो आपको तीन मेन बातों के ऊपर बात करना पड़ेगा। स्थिति का ज्ञान, पोजीशन का ज्ञान, कि हमारा मान लो पृथ्वी ये है तो हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं। पोजीशन आपको कैसे पता चलती है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता चलती है। अक्षांतर रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या काम करती हैं? हमें पोजीशन बताती हैं, जहाँ ये काटेंगी हमारा पोजीशन पता चलती है। ठीक है, दूसरा होता है सापेक्ष दूरी और दिशा। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव पोजीशन। मैं कहूँगा कि ये पॉइंट बताओ, इससे कौन सी ए पॉइंट बी पॉइंट से कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो आप बता पाएंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम मैप रीडिंग करेंगे। मैप रीडिंग स्किल के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पोजीशन, दूसरा आपको दूरी पता होनी चाहिए। दूरी आपको कब पता होगी? जब आपको पैमाने का पता होगा। पैमाना अपने स्किल, जब मैंने मैथ्स के बारे में आपको बताया था, मैथ्स के अंदर मैप स्किल्स के ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे कि मान लो 5 सेंटीमीटर मेरी 2000 किलोमीटर के बराबर है या 20,000 किलोमीटर के बराबर है, तो बताइए 7.5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? तो ये आपका स्केल के बारे में आपका पता होगा। इसी तरह से आपको प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए। समझ आ गया? तो तीन चीज़ कौन कौन सी हो गई? पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए आपको, और फिर आपका है कि आपको नॉलेज ऑफ स्केल एंड सिंबल होनी चाहिए। स्केल के बारे में बता दिया, और सिंबल क्या होता है आपका, समझिएगा। सिंबल आपका होता है कि जैसे रोड को एक अलग वे में दिखाया होगा, आपको नदी को एक अलग वे में दिखाया होगा, आपको माउंटेन को अलग तरह से दिखाया होगा, तो ये आपके होते हैं सिंबल्स। ठीक है, चलो भाई अब कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। चलो देखो ये क्वेश्चन इस तरह से कर लेते हैं, सारे नहीं करवाऊंगा भाई मैं, एक आध कोई करवा दूंगा। जिनको ये क्वेश्चंस चाहिए वो आपका पेड कोर्स ले सकते हैं, हमारा 500 का है। आप हमारे 8076392717 पर मैसेज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए ये क्या कह रहे हैं, ये देखिए, इज देयर एयर इन द सोइल। ठीक है, तो अब इसके अंदर टीचर ने ये क्वेश्चन पूछ लिए, तो अब वो कह रहे हैं इनमें से बताओ कि वो कौन सी स्किल करना चाह रहा है। पहली बात तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या था, जब हम वर्ग बना रहे थे कि हरा छाटो, तो छाटने की बात तो है ही नहीं इसके अंदर कहीं पे भी। देखो वायु वगैरह के बारे में बात कर रहा है कि है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो छाटने की बात तो है ही नहीं।
ठीक है। इमोशनल स्किल हमारी स्किल होती नहीं है कुछ ईवीएस के अंदर, तो ये भी कट गया हमारा। अब आता है थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या था, जब हम किसी चीज़ को खुली आंखों से देखते हैं तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन होता है, और किसी जो चीज़ हमने देख ली उसके बाद में उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं तो वो हमारा थिंकिंग स्किल होता है। देखो ये हो सकता है, ठीक है। ये हम देखो एयर को हम देख सकते हैं क्या, पहली बात तो ये बताओ, खुली आंखों से हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं यही हमारा खत्म हो गया कि इसको तो हम खुली आंखों से देख ही नहीं सकते, तो ऑब्जर्वेशन स्किल इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा थिंकिंग स्किल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया फिर से कि आंचल फ्रीक्वेंटली आस्क, कुछ इमेजिनेटिव क्वेश्चंस पूछती है। आंचल क्या करती है, इमेजिनेटिव क्वेश्चंस पूछती है टीचर से, ठीक है। तो एक तो हमारा हो सकता है क्वेश्चनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल्स मैंने बताया था आपको। अब बात करते हैं कि इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। देखो ऑब्जर्वेशनल स्किल में तो हम बस देखते हैं चीज़ों को, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इमोशनल स्किल मैंने बताया कुछ होता ही नहीं है। फिर आगे आते हैं थिंकिंग स्किल, कुछ उसने सोचा तभी तो वो पूछ रही है क्वेश्चन, तो ये हो सकता है। अब आते हैं स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल के अंदर तो अपनी राय रखते हैं हम किसी चीज़ के ऊपर, तो इसके अंदर हमारा आंसर होगा कि वो क्या कर रही है, थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव कर रही है। वो क्या कर रही है, थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव कर रही है, कि कुछ इमेजिनेशन बताया था ना मैंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में, ठीक है, अमूर्त चिंतन के बारे में, तो कहीं ना कहीं वही है, ठीक है। तो चलो भाई 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो आप पेड नोट ले सकते हैं हमारे, उसके अंदर आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको दिन शुभ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। धन्यवाद।